गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में संचयन बुक है हमारी, जो पूरक वांचनी, उसमें जो सेकंड चैप्टर है हमारा सपनों के से दिन, वो चैप्टर का अभ्यास करेंगे। तो ये चैप्टर है गुरुदयाल सिंह ने लिखा हुआ सपनों के से दिन। यहाँ पे पाठ की रूपरेखा देखो तो यह पाठ पंजाबी लेखक गुरुदयाल सिंह की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी कि वो जो अपनी निज की खुद की डायरी बनाते हैं और अपनी खुद की जो है वो दिन लिखते हैं। तो ये गुरुदयाल सिंह की अपनी आत्मकथा यहाँ पे लिखी है, जो पहले छोटे थे तब की बात यहाँ पे बताई गई है। इसमें लेखक ने अपने बचपन की उन आनंदमय दिनों का चित्रण किया है, अपने ही बचपन का, यानी कि आत्मकथा। जब खेलते खेलते चोट लगती थी, हाथ पैर छिल जाते थे, तब चोट लगने के बावजूद घर जाकर माता पिता तथा बहनों की डांट खानी पड़ती थी। कुछ क्षण बाद फिर से वही खेल मन को गुदगुदाने लगता था। लेखक ने अपने स्कूली जीवन के अनुभव को वर्णित करते हुए कहा है कि उन दिनों स्कूल का वातावरण बहुत नीरस एवं भय उत्पन्न करने वाला हुआ करता था। पहले क्या था, स्कूल का वातावरण, स्कूल में पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं समझते थे लोग। और क्या था, भय उत्पन्न करने वाला कि स्कूल में जाने से बहुत डर लगता था पहले। तो ये सब आत्मकथा में बताया है गुरुदयाल सिंह ने। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे छोटे जो बचपन के जो दिन हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद रह जाते हैं। कुछ शरारतें की हुई होगी हमने, वो सब हमको याद रहता है। तो यहाँ भी हमको गुरुदयाल सिंह ने सपनों के से दिन, वह दिन कितने अच्छे थे, वो सब अपनी आत्मकथा में बताया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम देखें, नाउ सी सपनों के से दिन। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता था। नंगे पांव, फटी सी मैली कच्ची और टूटे बटनों वाली कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते नीचे को भागते तो गिर कर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलिया या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनों पर उस पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे को नाक मुँह से लहू बढ़ने लगता है या उसके कहाँ चोट भी लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले जाते हैं। यहाँ पे गुरुदयाल सिंह क्या बता रहे हैं कि कैसा हाल था उनका, कि हाल सभी बच्चों का एक जैसा था। पहले तो ऐसे पाँव में जूते पहन से खेलने नहीं जाया करते थे, बस नंगे पाँव सी फटी पेड़ियाँ थी। पिंडलिया यानी कि जो हमारे घुटनों के पीछे का जो भाग होता है वो पिंडलिया बोलते हैं। और क्या कि जो धूल भरे से हो जाते थे सारे बच्चे खेलते खेलते, और फिर घर जाते थे तो माँ बहनें तरस नहीं खाती थी, पिटाई करती थी और ज़ोर से पिटाई करती थी। और कई बच्चों के बाप कैसे थे, गुस्से वाले थे, बहुत पीटते थे। इतना पीटते थे कि ये ध्यान नहीं रखते थे कि बच्चे के नाक या मुंह से लहू बहने लगता है, इतना ज़ोर से पीटते थे बच्चे को। फिर भी बच्चे दूसरे दिन खेलने चले जाते थे। ये बताया गया है इस पैराग्राफ में। आगे, मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, तो कभी गए भी। पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनी आदत ये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमें इस क्या तहसीलदार लगवाना है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास के लंडे पढ़वा कर दुकान पर बहिया लिखने लगा देंगे।
पंडित 6-8 महीने में लंडे और जुनेमी का सभी काम सिखा देंगे। वहाँ तो अधिक तक अलिफ व जीब च भी सीख नहीं पाया। यहाँ पे क्या बता रहे हैं लेखक कि सारे बच्चे एक जैसे परिवार में से आते थे और कई मोहल्लों वालों क्या गांव में आकर बसे थे। तो क्या यहाँ पे उजड़ी सी गली में रहने वाले लोग थे सारे, तो वो बच्चों को पढ़ाना ठीक नहीं समझते थे। कई बच्चे तो तालाब में अपना बस्ता यानी कि बैग फेंक कर आ गए थे और फिर स्कूल गए ही नहीं। और परचूनिये आड़तिये यानी कि परचूनिये तो जो परचून की दुकान चलाने वाला होता है वह, और आड़तिये मतलब कि जो दलाल होते हैं वह उसे बोलते हैं आड़तिया। परचूनी यानी कि जो वो दुकान चलाता है, दीनदयाल भंडार वाली दुकान चलाता है, उसे बोलते हैं परचूनिये। तो वो लोग भी क्या करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं मानते थे। राशन की जो दुकान चलाता है ना उसे बोलते हैं परचूनिया। तो ये लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं जानते थे। क्या बोलते थे कि बस कुछ सिखा लेंगे बच्चों को और इसे हमें तहसीलदार नहीं बनवाना है, इसलिए मास्टर को बोल देते थे तो थोड़ा कुछ सीख जाएगा, फिर हमें कुछ सिखाने की आगे ज़रूरत ही नहीं है। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे के साथ खूब अच्छी तरह समझ लेते थे। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एह खेड़न के दिन 4 कैसे कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। यहाँ गुरुदयाल सिंह हमें बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे राजस्थान हरियाणा से आके मंडी व्यापार करते थे उनके पापा। तो क्या करते थे, सभी एक दूसरे की मतलब लैंग्वेज अलग थी तो भी साथ में खेलते थे, एक दूसरे को समझ लेते थे, अच्छी तरह से समझ लेते थे और साथ में खेलते थे। लोकोक्ति मतलब लोक से की गई उक्ति, तो ये लोक में कही गई जो बात होती है उसे लोक उक्ति बोलते हैं। उक्त मतलब बोलना, तो लोक में जो कही गई बात होती है उसे लोक उक्ति कहते हैं। एक खेड़न मतलब खेलने का जो है, प्ले मतलब कि ऐसा कोई खेल है खेड़न, तो कैद यानी कि सजा हुआ। तो ये बच्चे क्या ये बोल रहे हैं कि बस ऐसे ही हम खेलते थे साथ में और ये लोक में कही गई बात, तो ये खेड़न के 2 दिन 4 कैसे कब बीत गए, ऐसे ये दिन कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं समझता था कि कमरे में बैठकर हम पढ़े। हमारे साथ वाले सभी बच्चे ऐसे ही थे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती थी। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े डंक से कटे छांडे जाग उठते थे, जिन्हें हम डंडिया करा करते, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती थी। ये कलियाँ इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभार 1-2 तोड़ लिया करते थे। शरारत इतनी करते थे बच्चे कि जो फूल पौधे उगाए हैं स्कूल में वहाँ से अच्छे लगते थे तो तोड़ लेते थे। उनकी बहुत तेज़ सुगंध आज भी महसूस कर पाते हैं, वो सुगंध आज महसूस कर पाते हैं। वो बचपन की जो यादें हैं वो यादें ताज़ी कर रहे हैं, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते थे। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने में समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की बातें चढ़ जाया करते थे।
क्या बात कर रहे हैं, जब स्कूल में जाते थे तब फूल पौधे वहाँ बहुत अच्छे थे, क्यारियाँ अच्छी थी, लगते अच्छे थे, दूध सफ़ेदी जैसी कलियाँ। तो उस कलियों की खुशबू है ना, लेखक को आज भी वो मतलब स्मेल महसूस कर रहे हैं। जब अगली श्रेणी में यानी कि अगली कक्षा में अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते कि हम अब बड़े हो गए, ऐसे खुश हो जाते थे। परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बात आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते तो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। जो पिछली कक्षा में पढ़ाए हुए मास्टरों की डांट सुनते तो फिर यही याद आ जाता कि अब वो थोड़ा कुछ डर लगता था कि अब हम आगे के क्लास में आ गए हैं तो अब कैसे पढ़ेंगे। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। स्टार्टिंग में क्या होता था, 1-1.5 महीने स्कूल होते थे, फिर छुट्टियां हो जाती थी। आज तक जो बात अच्छी तरह याद है, जो याद है वो बात बता रहे, जो स्मरण है, सपनों के से दिन थे वो लेखक के, वो यहाँ अच्छी तरह बताया है आत्मकथा में। वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2 दिन सप्ताह तो खूब खेल कूद हो जा करती थी। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते, यानी कि अपने मामा के घर चले जाते थे। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गाँव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मंगा कर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। वैसे भी आज भी हम ननिहाल या मामा के घर जाते हैं तो वहाँ हम खूब मज़े करते हैं। ये बताया है लेखक ने कि वो उन्हें ननिहाल जाते ना तो तालाब में नहाते और जो जी में आते वो खा लेते थे नानी के पास से मंगा के। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती कि हम खूब खाया करते ना, तो अपने पोतों को नानी बोलती कि ऐसे खाया करो। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। रेत के जो टीले थे उस पर लेट जाते। गीले शरीर को गर्म रेती से खूब लथपथ कर उसी तरफ भागते। किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीली पर और भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार, कितनी बार ऐसा करते। पानी में जाते, फिर रेत में जाते, पानी में जाते, फिर रेत में जाते। याद नहीं लेखकों के कितनी बार करते थे। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पाँव हिलाने लगते थे जैसे बहुत अच्छे तैराक हो, मतलब तैरने का मतलब वहाँ पे ऐसे बहुत अच्छे से तैराक मतलब तैरवैया हो, ऐसे करते थे। परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। पानी में नहाते तो थे पर 1-2 को तैरने आता था, बाकी को नहीं आता था। कुछ तो हाथ पाँव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दूम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढाढ़स बंधाते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। सब बताया है कि पानी में नहाने जाते तो गंदा पानी भी पानी कितना गंदा होता है तालाब में, तो वहाँ पानी भी भर जाता है मुंह में, तो फिर खांसते थे। कई बार ऐसा लगता था कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुँच जाते ना। फिर छुट्टियाँ बीतने लगती तो गिनने लगते दिन कि अब तो इतनी छुट्टियाँ बची, अब स्कूल जाना पड़ेगा, कितनी डर लगेगी। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते कि पहले तो याद नहीं आता था, पूरी छुट्टी बीत जाती थी तब याद आता था कि मास्टर ने क्या दिया था, क्या काम करने को दिया था, वो लास्ट में याद आता है। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज़ निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक दिन गिनते, 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता था।
परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसान से रोज निकाल कर सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता था। हमारे कितने ही सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता उमा हुआ करता था। अब ये पैराग्राफ में लेखक ने क्या बताया है कि जो काम मास्टर जी ने दिया है कि इतना काम छुट्टियों में कर लेना, तो वो काम कब याद आता था? जब छुट्टियाँ पूरी होने आती थी ना, तब याद आता था। फिर हिसाब लगाने बैठ जाते थे ये लेखक कि बस इतना ही है ना, तो इतना काम एक एक दिनों में करेंगे तो इतना पूरा हो जाएगा। फिर क्या, जैसे जैसे छुट्टियों में मज़ा आता था वैसे वैसे क्या करते थे, चलो एक दिन में 10 या 15 का सवाल आगे कर, सवाल तो 15 लिखे देंगे तो फिर अच्छे छुट्टियाँ मतलब खेलने को मिलेगी। तो ऐसा करते करते जैसे जैसे दिन नज़दीक आते थे वैसे वैसे डर मन में और बढ़ने लगता था कि अब इतनी छुट्टियाँ बची है। बाकी कुछ बच्चे क्या करते थे, लेखक बता रहे हैं कि मेरे सहपाठी यानी मेरे साथ में पढ़ने वाले क्या कि मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ती, मतलब मार लेंगे, क्या कर लेंगे टीचर, नहीं करेंगे तो, ऐसा समझते थे कुछ बच्चे। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे कि हमारे जैसा कौन है, तो सब एक दूसरे से अलग है, सब अलग अलग शरारतें करते रहते हैं। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिकने 4 बालिश्त के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल किसी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता था। ये नेता कैसा लगता है उसकी बात है। नेता उमा हुआ करता था, इसकी बात बताई है यहाँ पे। इतने बड़े बड़े सिर में नारियल किसी आंखें वाला बंदरिया बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता था। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं, सिर से किया करता था। हाथ पांव से लड़ाई नहीं करता था, सिर से। जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। ऐसा था ओमा, एक बच्चा था, सहपाठी था ये लेखक के साथ। हमें डर लगता था कि किसी की छाती की पसली न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। क्या रखा था? सिर की टक्कर का, ये टक्कर लगाए ना सिर को किसी की तो रेल बम्बा आया, ऐसा नाम रख लिया था। कोयल से चलने वाला रेल बम्बा, इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। ऐसा बच्चा था इसलिए उसको ऐसे उपमाएं दी गई है। उनका सहपाठी था ये उमा। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे। ये अब स्कूल की बात बता रहे, स्कूल कैसी थी वह, कि स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर H की भांति बने थे। ये कमरे कैसे थे? वो H की भांति बने थे। दाई और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। हेडमास्टर का क्या नाम है? मदन मोहन शर्मा जी, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लगती रहती। स्कूल की प्रेयर यानी कि प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों के कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। हेडमास्टर जी अपने बच्चों को प्रेयर में देखते और लाइन में अच्छे अच्छे देखते बच्चों को, तब उनका गोरा जो चेहरा था वो खिल उठता बच्चों को देखते। सारे अध्यापक लड़कों की तरह कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद यानी कि पीटी के टीचर, क्या नाम है? प्रीतम चंद जी, लड़कों की कतारों के पीछे खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। उनकी गुड़ की तथा ढूंढों के भय से हम सभी कतार में पहले और आखिरी लड़कों को ध्यान रखते। पीटी के टीचर वैसे ही हुआ करते होते हैं, उनको बच्चों का ध्यान रखना होता है और मतलब उनसे सब डरते भी है।
सीधी कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, पीटी टीचर से, प्रीतम चंद से, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। मेरी ही बात करूँ ना तो हमारे पीटी टीचर भी ऐसे ही थे हमारे सैयद टीचर। जो ये इनकी आवाज़ इतनी थी ना तो वो स्कूल से एक मतलब बोलते ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2-1.5 किलोमीटर तो उनकी आवाज़ पहुंच ही जाती। सुबह सुबह सैटरडे प्रेयर में बोलते या 26 जनवरी की कोई हमें कराते प्रैक्टिस या 15 अगस्त की प्रैक्टिस करवाते तो वो टीचर तो क्या, उनको देखे ना दूर से आते, चलते चलते आते थे तो उनको देखते ही बच्चे अंदर घुस जाते, गलियों में घुस जाते, घरों में घुस जाते। गांव में निकलते थे ना सर हमारे, मेरी बात कर रही हूँ, तो हमारे सर गांव में निकलते थे ना, पहले तो हम गांव में पढ़ते थे तो गांव में निकलते थे ना, बच्चे इनके नज़र में कभी ना आते थे। जैसे ही सैयद टीचर को देखा कि छुप जाते थे घर पे। तो इतनी मतलब हमारे टीचर इतने सख्त थे, इतनी मस्त, काम भी इतना करते थे अच्छे से, जैसे पीटी के टीचर लगे हुए, लगते भी ऐसे थे, उनकी बॉडी भी ऐसी थी। तो यहाँ भी ये गुरुदयाल सिंह के टीचर पीटी के, वह भी ऐसे ही है। दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाद की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। खाल खींचने का मुहावरा मतलब कि उतनी मार, खाल खींच निकल जाए उतनी मार, ये मुहावरा। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी के अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हेडमास्टर जी क्या पढ़ाते थे? 5वीं और 8वीं में अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उड़ाते देखा या सुना हो। अब देखो, हेडमास्टर जी उल्टे स्वभाव वाले थे बिल्कुल ये पीटी टीचर से। वे कैसे थे कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उड़ाते देखा या सुना हो। चमड़ी अधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। चमड़ी उधेड़ना मतलब मारना, पीटना। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते, अपने लंबे हाथ से उल्टी उंगलियों से एक चपट हमारी गाल पर मार देते। लंबे हाथ की उल्टी उंगलियां से मारते थे गाल पे। तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाला सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। वह चपत तो जैसे हमें भाई बीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। वह चपत तो जैसे हमें भाई बीखे की नमकीन पापड़ी जैसी लगती, मज़ेदार लगती थी। तब पैसे की शायद 2 या पहले 1 पैसे की 2 आया करती थी। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाए। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक, पहली से 4थी कक्षा तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। 5-7 हमारे क्लास में ऐसे लड़के थे जो खुशी खुशी स्कूल जाया करते थे, बाकी तो सब रोते रोते ही चिल्लाते स्कूल जाया करते थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहने स्कूल अच्छा भी लगता था। कभी कभी अच्छा लगता था जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते। पीटी साहब नीली पीली झंडियों हाथ में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में दौरंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश। बच्चे कोई गलती न करते तो वह क्या कहते? पीटी टीचर शाबाश, ऐसा शब्द बोलते थे। बेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने कई फौज के सभी तमंगे जीत लिए हो। एक बार टीचर शाबाश बोलते ना तो जैसे फौज में भर्ती हो गए हो ना, ऐसा लगता था, जीत हो गई हो हमको, ऐसे लगता था बच्चों को।
कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कापियों पर साल भर की लिखी गुड्डों का बहुवचन है, गुड्डो ये गुड का बहुवचन है, से अधिक मूल्यवान लगने लगती थी। कभी ऐसा भी लगता था कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त हुई पढ़ाई से भी पीटी साहब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। ये गुडविल हमको मिलती ना तो ये डिसिप्लिन की वजह से, यानी कि पीटी साहब की जो डिसिप्लिन में रहकर हमें गुडविल बहुत बड़ी लगती थी। परंतु यह भी एहसास रहता था कि जैसे गुरुद्वारे का बाई जी कथा करते समय बताया करता कि सतीगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती थी कि ऐसे डिसिप्लिन में न रखते सर तो हमारा कोई मतलब प्रोग्रेस ही न होता। इसलिए ये भावना, प्रेम की भावना जग जाती सर के सामने। यह ऐसा भी है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक शाबाशी दे देना तो ये चमत्कार सा लगता था। हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती थी। यहाँ क्या बताया है लेखक ने कि हर दिन पीटी टीचर क्या डांटते रहते हैं, डिसिप्लिन में रहा करो, ऐसा करती थी। और साल भर में एक भी शाबाशी दे दे ना, हमें एक गुडविल दे दे तो हमें चमत्कार लगता था और हमें बहुत अच्छा लगता था। ये बताते हैं मतलब लेखक हमें यहाँ पे। थैंक्स। अब आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।